नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग टॉट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। मेरा एक पहले से उत्तर प्रदेश पुलिस और आरपीएफ को लेके एक प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है वो अलग है, लेकिन ये स्पेशली उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आरपीएफ के जो आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं वो देख नहीं सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके ऑलमोस्ट जीके सेम ही रहता है। लेकिन ये जो मेन जिसे है टारगेट है इसमें, वो है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश एसआई के लिए ही है। ओके फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ अगर जो आप इस वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें। ओके फ्रेंड्स, ये पहला प्रैक्टिस सेट आपका है। तो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन इसका है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। तो जो भाषा का जो ये भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है, ये केंद्र सरकार में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। ओके फ्रेंड्स, यानी कि जो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो केंद्र सरकार के द्वारा ये फजल अली जो थे इसके अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में किया गया था। और ये कब किया गया था? तो ये किया गया था सन 1956 ईस्वी में। सन 1956 में कब किया गया था? 1956 में। और इसके तहत 14 राज्यों एवं 6 संघ राज्यों क्षेत्रों का संगठन किया गया था। यानी कि 14 राज्य बनाए गए थे, 14 स्टेट बनाए गए थे और 6 संघ शासित जिसको बोलते हो, जिसको आप यूनियन टेरिटरी बोलते हो, वो बनाए गए थे। संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम लोग आगे कि जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? ये फ्रेंड्स क्वेश्चन है। पहला इसका जो ऑप्शन है कोयला, लौह अयस्क, तेल या हीरे। तो जिसका सही आंसर है, ये जो इसका सही आंसर है वो है लौह अयस्क के लिए। किसके लिए फ्रेंड्स? तेल के लिए। जो जापान में ये होन्शु द्वीप है, ये तेल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? तेल के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तेल के लिए ये प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका तेल हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स? तेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था। इसका आप आंसर बताएंगे। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड रिपन। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका है लॉर्ड रिपन। इसका सही आंसर आपका है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन है, इनको स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। यानी संविधान सभा का जो प्रस्ताव, ये कब प्रस्तावित किया गया था पहले। तो जो इसका सही आंसर आपका होगा वो आपका होगा मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा। जो मानवेंद्र नाथ राय थे, इन्होंने 1935 में ही इसका जो है सुझाव प्रस्तुत किया था। यानी सबसे पहले इन्होंने ही सुझाव प्रस्तुत कर दिया था। उसके बाद नेहरू जी बोले थे, वो अलग बात है। लेकिन अगर सबसे पहले अगर जो कहा जाए तो ये जो आंसर इसका होगा वो एम.एन. रॉय होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 5वां नंबर कि वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है। वर्तमान कंप्यूटर में कौन सा कोड स्वीकार्य है और जो प्रयोग किया जाता है। तो उसका सही आंसर है ये है ए। बहुत आराम से पढ़िएगा, जब पढ़िए तो ध्यान दीजिएगा। ASCII। ASCII
इसकी जो फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये लिख लीजिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके फ्रेंड्स, इसमें 7 या 8 डिजिट होते हैं, 7 या 8 डिजिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कि व्हेन द रिवर स्लिप्स तो फिसलना वाला जगह, स्लीप्स उपन्यास यानी कि जब एक तरीके नदी सोती है। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अनुराधा रॉय, विक्रम सेठ, शोभा डे या स्टेरीन कायर? तो जिसका सही आंसर है वो यही स्टेरीन कायर है, स्टेरीन कायर इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं कि प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? या कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जिसका सही आंसर है वो आपका है डी, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में फ्रेंड्स दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, 8वां नंबर क्वेश्चन कि वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार था ये किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली, मार्टिन कूपर, आर सैमुअल टॉमिल्सन और चार्ल्स बेबेज? तो जिसका सही आंसर है उसका सही आंसर है टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था, WWW का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जल्लीकट्टू के साथ हुआ है, यानी जल्लीकट्टू जो त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु में, वो के साथ जुड़ा हुआ है? किसके साथ जुड़ा हुआ है जल्लीकट्टू? ये पारंपरिक खेल है, परंपरागत खेल है जो कि तमिलनाडु का है। ठीक, तो ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है पोंगल से, क्योंकि पोंगल ही तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? तो जो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है, लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, पंचायती राज निकायों में या उपयुक्त सभी स्थानों पर? तो बहुत आराम से करिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो जो का सही आंसर होगा वो फ्रेंड्स होगा पंचायती राज निकायों में। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे सभी में नहीं, सभी में नहीं है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कर रहा है, उपलब्ध है, तो ये पंचायती राज्य निकायों में। ओके फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले जो जनगणना हुई ये कब हुई? ये देखिए अभी पेपर में जो ये पेपर हुआ था तो कैंसिल हो गया है, RO वाला, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत में सबसे पहली जो जनगणना थी किस वर्ष हुई थी? जो आपको पता है किसके काल में हुई थी? एल्टन मेयो के काल में। तो जो जनगणना है एल्टन मेयो के काल में हुई थी। कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। और उसके बाद एक नियमित जनगणना जो हुई थी, कौन सी? नियमित जनगणना, ये आपकी जो हुई थी वो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। ये भी पूछ लेते हैं, नियमित कह सकते हो या दशकीय गणना भी इसको बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन, एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जो 2011 की जो जनगणना है वो आपकी 15वीं जनगणना है तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। यानी कि पूरा ओवरऑल देखा जाए कि जो 2011 की जनगणना है ये वैसे तो 15वीं है, लेकिन अगर जो भारत स्वतंत्रता के बाद जनगणना जो ये हुई है ये है 7वीं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। यानी कि जो हम आज़ाद हो गए उसके बाद 7वीं है, लेकिन अगर जो पूरी देखे जाए स्टार्ट से तो ये 15वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? टोकरी बुनने वाला, माली, कुम्हार या पुजारी? तो जिसका सही आंसर है वो है पुजारी। कौन सा है फ्रेंड्स? पुजारी। ये प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता। प्राथमिक क्षेत्र में आपको पता है जैसे कि कोई रोजगार हो गया, मछली पकड़ना हो गया, खनन करना हो गया, ये सब प्राथमिक में आते हैं। कृषि हो गया सबसे इम्पोर्टेंट। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आते हैं? विनिर्माण की जितनी वस्तुएं हैं उत्पादन के लिए जो बनाई जाती हैं। और तृतीय में तो आपको पता है सेवा क्षेत्र, जो हमारे इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र से ही
वो दिया जा रहा है, यानी सेवा छात्र से ही सबसे ज़्यादा जीडीपी में वो दिया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, 13 नंबर क्वेश्चन, ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां, इसको मैं थोड़ा वो करता हूं, जहां जहां क्या होता है, ध्वनि वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचरित होते हैं, केवल ध्वनि संचरित होती है, केवल वीडियो संचरित होती है, या केवल डाटा संचरित होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका होगा ए, जहां पर ध्वनि वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचरित होते हैं। ISDN की फुल फॉर्म लिखना चाहे तो लिख लीजिए, क्योंकि फुल फॉर्म बहुत पूछ रहे हैं। अभी ARO के एग्ज़ाम में पिन की पूछ ली गई थी, किसकी, पिन की पूछ ली गई थी। उसमें बहुत कम परमानेंट पोस्ट इंडेक्स नंबर, पोस्ट इंटेक्चुअल नंबर, अजीब टाइप के क्वेश्चन थे। मतलब जिसने पढ़ा है वो कर लेगा, यानी कि फुल फॉर्म से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप इसकी फुल फॉर्म लिख लें ISDN की। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपकी जो फुल फॉर्म है ये है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था, यानी जो नई दिल्ली हमारी है उसका जो मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर ये था वो कौन था। आपको पता है 1911 में इसको राजधानी घोषित किया गया, बनी 1912 में घोषित कर दिया गया था जब प्रिंस चार्ल्स आए थे। ठीक है, तो नई दिल्ली में जो इसको घोषित किया गया था सिर्फ बनी नहीं थी, बनी 1912 में थी। तो इसका जो डिज़ाइनर था जो नई दिल्ली का, वो जो डिज़ाइनर थे वो एडविन लुटियंस थे। बार यह क्वेश्चन है, ये NCERT से उठाया हुआ क्वेश्चन है, आप NCERT की बुक्स में देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NCERT में ये क्वेश्चंस उठाए गए हैं, यानी कि NCERT आपके लिए बहुत हेल्प करती हैं। तो ये आपका एडविन लुटियंस, एडविन लुटियंस। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड और पकड़ते हैं। ये आपका करंट का क्वेश्चन हो गया, इसको आप रोक दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, 16 नंबर ये भी करंट का क्वेश्चन हो गया, इसको भी आप रोक लीजिए। तो इतना पुराना करंट आपको पूछा नहीं जाएगा, करंट मैं नहीं बताऊंगा। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन UPSI में भी पूछा गया है, वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये कि संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 51वां। कौन सा, 51वां, ये सही इसका आंसर है। और ये 51वां जो संविधान संशोधन है ये हुआ था 2003 में, लिख लीजिए आप इसको, ये कब हुआ था, 2003 में पूछ सकते हैं। 51वां जो संविधान संशोधन है ये 2003 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 18 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। यानी जब हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, तो उनका बेटा जो अकबर था उसको मुगल सिंहासन पर कहाँ बैठाया गया था, ये पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो आपको पता है जो हुमायूं की मृत्यु जो हुई थी, ये दीनपना भवन था, एक पुस्तकालय दीनपना था, उसमें ये पुस्तकालय था, उसमें से नीचे गिरते हुए इनकी सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, और इसके बाद इनके बेटे जो अकबर थे वो बैठे थे, जो मात्र 14 साल के थे। कहाँ कहाँ, सिर्फ 14 साल के थे, सिर्फ 14 साल की उम्र में ये कहाँ पर बैठे थे। इसका जो सही आंसर होगा वो कलनौर होगा। कहाँ पे होगा, कलनौर में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये मिडवल से उन्होंने क्वेश्चन उठाया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो ये इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको, ये है नीलम संजीवा रेड्डी। 1977 में 26 मार्च 1977 को इनको चुना गया था। ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, मतलब चुना नहीं, निर्वाचित हुए थे ये निर्विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 20 नंबर क्वेश्चन कि रेडियो तरंग का वेग कितना होता है।
जो रेडियो तरंग होती हैं इनका जो वेग होता है वो कितना होता है? 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 1 गुणे 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणे 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, 1 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो जो इसका सही आंसर है वो है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है। जो एफएम प्रसारण बैंड है ये किसके बीच होता है? तो जो एफएम प्रसारण बैंड है ये होता है VHF रेंज के बीच, यानी जो एफएम प्रसारण बैंड VHF रेंज के बीच होता है। अब बहुत से लोगों के होंगे कि उपयुक्त तो सभी है तो बस सभी होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब ये भी लोग एग्जामिनर भी इतना कोई वो नहीं है, ठीक है, कभी कभी रख भी सकता है, वो आपको अपने दिमाग से काम लेना है। टेप रिकॉर्डर टेप की चाल कितनी होती है? मैं टेप की चाल कितनी होती है, अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जो टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है, 22 नंबर क्वेश्चन है। अगर जो मैं टिक नहीं कर रहा हूँ उसे मैं अगर बताता नहीं हूँ ऐसे करके, या पढ़ रहा हूँ या मैं अंडरलाइन नहीं करता हूँ, ऐसे कुछ क्वेश्चन में किया तो आप कंफ्यूज ना होना, मैं बोल तो रही हूँ और आपको स्क्रीन पर तो दिख ही रहा है। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो जो टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल होती है वो 4.76 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, यूज़फुल लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? नदी के प्रवाह को मापने के लिए, तो इसका जो सही आंसर है वो क्यूसेक। क्या है फ्रेंड्स? क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। और एक मैं बता दूं कि ब्यूफोर्ड स्केल जो है इसको समुद्र की हवा को मापने के लिए किया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, समुद्र की हवा को मापने के लिए किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 24 नंबर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन। सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो जो सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? मैक, नॉट, रिएक्टर या हर्ट्ज? तो इसका सही आंसर है वो है आपका मैक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैक। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका उपयोग या प्रयोग किया जाता है? विनेगर, इसको सिरका बोलते हो, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट या सोडियम बेंजोएट? तो जिसका सही आंसर है फ्रेंड्स वो होगा सोडियम बेंजोएट। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी नापने के लिए जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, पेरिस्कोप या हाइड्रोमीटर? तो इसमें मैं आपको बता दूं, दो क्वेश्चंस में दो आंसर में बड़ी दिक्कत होती है, ये दो ऑप्शंस में बड़ी दिक्कत होती है, हाइड्रो या हाइग्रो। तो देखिए आर्द्रता मापना है हमको, तो जो आर्द्रता मापना है तो उसका जो सही आंसर होगा वो हाइग्रोमीटर होगा, हाइड्रो नहीं होगा। हाइड्रो तो पानी का कुछ अगर जो नापना होगा, कि हाइड्रो आपको पता होगा, हाइड्रो नहीं होगा, तो हाइग्रो होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हाइग्रो। देखिए इसमें रा ये वाला आ रहा है और इसमें भी ये वाला रा आ रहा है, ऐसे लर्न कर सकते हैं गा में, लेकिन आ तो इसमें भी रहा है ना, तो हाइग्रोमीटर होता है फिलहाल, ये ध्यान रखिएगा, हाइड्रोमीटर नहीं होता, हाइग्रोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 27। वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यानी कि जो पर्यावरणीय परत कौन सी है जो विकिरण को जाती है और फिर वापस आ जाती है? तो ऐसी कौन सी परत है? स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर? तो जिसका सही आंसर है वो है स्ट्रेटोस्फीयर। क्या है इसका आंसर? स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि समताप मंडल। ओके फ्रेंड्स,
आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना, ये करंट का क्वेश्चन, इसको बिल्कुल हटा दीजिए आप। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? मैंने क्या कहा था कि कोई भी कांग्रेस अगर जो मॉडर्न हिस्ट्री आ रही है किसी में, तो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो जो महात्मा गांधी जो अध्यक्ष बने थे 1923 में बने थे, 1924 में बने थे, 1925 में बने थे या 1922 में बने थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप पहले नोट करिए 1924 में। 1924 में क्या हुआ था? 1924 में बेलगाम अधिवेशन जो हुआ था उसमें ये अध्यक्ष बने थे। बेलगाम कहाँ है? बेलगाम है कर्नाटक में, तो वहाँ पे ये बने थे अध्यक्ष। ओके फ्रेंड्स, और मैं फिर से अब ऑप्शन आपको बता दूं जो सारी जो इम्पोर्टेंट हैं। जो 1923 में इसके जो अध्यक्ष बने थे वो मौलाना मोहम्मद अली बने थे। 1923 में मोहम्मद अली बने थे। 1922 में ये बने थे चित्तरंजन दास, जिनको देशबंधु कहा जाता था। ठीक है, और 1925 में बनी थी ये सबसे पहली जो भारतीय महिला बनी थी कानपुर के अधिवेशन में, यानी ये कानपुर में हुआ था अधिवेशन। यानी कि वैसे देखा जाए तो एनी बेसेंट बनी थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि भारतीय महिला ऐसी कौन सी थी जिन्होंने भारतीय नेशनल कांग्रेस का, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो वो 1925 कानपुर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 30 नंबर, क्रीमी लेयर संबंधित है। क्रीमी लेयर जो है किससे संबंधित है? बायोस्फीयर से, सामाजिक एवं आर्थिक हालत से, कुक्कुट पालन से, दुग्ध उत्पादन से। तो इसका सही आंसर है वो है फ्रेंड्स सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। ठीक है फ्रेंड्स, उससे संबंधित है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर आ गया उसका क्वेश्चन, इसको हटाइए आप, करंट का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी करंट का क्वेश्चन है। आ जाते हैं हम लोग 33 पे डायरेक्ट। 34 हो गया क्या? इधर एक मिनट देख रहे हैं, 34 कौन सा? 33, हाँ ये 32, 33, 34 यहीं पे। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। लाल बहादुर शास्त्री जो स्टेडियम है ये कहाँ स्थित है? तो जो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ओके फ्रेंड्स, 34 नंबर क्वेश्चन करंट का है, फिर इसको हम लोग छोड़ते हैं, आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या है? जो रक्त लाल दिखता है इसका कारण क्या है दिखने का? तो आपका पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, कि जो लाल दिखाई देता है रक्त, ये किस कारण दिखता है? प्लाज्मा के कारण, कतिपय स्रावों के कारण, लोहिताणु के कारण, या हीमोग्लोबिन के कारण। तो जिसका सही आंसर है वो होगा हीमोग्लोबिन। आपने देखा होगा इसकी जांच भी होती है हीमोग्लोबिन की, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये। देखिए कोई भी पेपर हो, सारे क्वेश्चंस, चाहे वो जीके हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो हिंदी हो, सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। जैसे बहुत लोगों को लगता है अब मुझको जीके में 50 आ रहे, 50 के 50 नहीं आते, ऐसा नहीं। 50 में अगर जो आप ठीक ठाक पढ़ने वाले हैं तो 50 में आपको 15 से 20 क्वेश्चन, या मैं तो 20 जीके में तो कह सकता हूँ, चलो हाँ 15 से 20 क्वेश्चन आपके ऐसे मिलेंगे, 12 से 15 क्वेश्चन, कि आपने अगर ठीक ठाक पढ़नी, नॉर्मल पढ़ाई करी होगी, तो भी थोड़ी सी भी मैथ करी होगी, तो आपके वो क्वेश्चन हो जाएंगे जीके जीएस में। हालांकि जीके जीएस का इतना ब्रॉड सिलेबस होता है, कुछ पता नहीं, लेकिन अगर जो थोड़ी सी भी अगर जो आपने तैयारी करी होगी सही से, तो उसमें से 50 क्वेश्चन में से मैं बता दूं, जैसे कि आरपीएफ में 50 आते हैं, मैं यूपीपी की बात कर लूँ उसमें 37 से 38 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें 10 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे कि आपने जो सही पढ़ा होगा, ठीक एक बार भी अगर जो सही पढ़ा है, तो आपने 10 क्वेश्चन आपने ऐसे आने हैं कि आपको कहीं ना कहीं रिपीटेड मिले होंगे, कहीं ना कहीं बहुत ही ईजी क्वेश्चन होंगे। फाइट मैं बता दूं क्वेश्चंस में होती है, फाइट में 10 ही 15 क्वेश्चन में होती है। ऐसे मैथ्स में ले लीजिए, मैथ में मान लो 20 क्वेश्चन आते हैं, 90 से 20, तो उसमें 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 4 से 5, जिनको लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको शायद पेन उठाने की भी जरूरत ना पड़े। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एवरेजेबल होते हैं, जहाँ इतना टाइम लगना ही लगना है, 1 से 2 मिनट। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हिलते ही नहीं जल्दी। तो रेशियो कहीं ना कहीं ये रहता है,
ऐसे ही रीजनिंग सब में ऐसे ही होता है। जीके का ये है कि कुछ तो डिफाइन है नहीं, मतलब कितना पढ़ना है बस। तो मोस्टली यही कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी करंट का, इसको छोड़ते हैं, ये भी दोनों करंट के हैं। बस 38 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, पुरस्कार से क्वेश्चन है ऐसे करके, रक्त पुरस्कार बता रहे हैं, जो ये खेल हो गया, पुरस्कार हो गया, इससे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आपको अपनी जल्दी इस पर स्टार्ट करने वाला हूँ। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम वो है पुरस्कार, ये किससे संबंधित है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। बहुत लोग साहित्य संबंधी लेखन से लगा देंगे, लेकिन नहीं, इसका सही आंसर जो है पत्रकारिता है। तो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम का जो सही आंसर है ये है पत्रकारिता। ओके फ्रेंड्स, मैं बहुत जल्दी, बस इधर थोड़ा सा व्यस्तताओं के कारण मैं नहीं स्टार्ट कर पा रहा हूँ। मैं हिंदी और ये जीके जीएस में स्टैटिक जीके वगैरह मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट बहुत जल्दी अच्छे से, मतलब मैं वीडियो देने वाला हूँ बहुत ही अच्छे से, बहुत जल्दी आपको मैं करवाने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, और आपको सीधे क्वेश्चन मिलेंगे, और जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैं करवाता हूँ तो ये सब प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने आरपीएफ का एक प्रैक्टिस सेट करवाया, वो आप जाके उसको ना देखा हो, आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अब डेली ये वाला यूपीपी का और यूपीएसआई का ये अलग चलता रहेगा, और बाकी आरपीएफ वाले में भी यूपीपी आप पढ़ सकते हैं, उसमें भी आपको मिल सकता है। ओके फ्रेंड्स, बस एक रिक्वेस्ट ये है कि मेरी अगर जो कोई कमी इस वीडियो में है तो आप उस वीडियो में कमेंट जरूर करें कि हाँ भैया, आप छोटे भाई, बड़े भाई, आप ये इसमें सुधार करिए। बाकी कंटेंट जैसा कुछ भी है आप बिना कहे लिखिए इस पर। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये पहला प्रैक्टिस सेट था, ऐसे प्रैक्टिस सेट मैं करवाता रहूँगा, अब ये एग्ज़ाम तक चलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, किन्हीं व्यस्तताओं के कारण बीच में से वीडियो नहीं आता तो उसकी बात अलग है, लेकिन मैं आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। तब तक के लिए जय हिंद।